हेलो बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या क्या एलिमेंट हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और उसके सिंबल्स हुए। फिर इसके बाद लैटिन नेम पर डिस्कशन हुआ और अंत में एलिमेंट और उसके एटॉमिक नंबर पर डिस्कशन हुआ। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, इस पर डिस्कशन होगा। क्या होता है एटॉमिक मास, इस पर डिस्कशन होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास। और स्टूडेंट इसके साथ साथ डिस्कशन करेंगे आयंस पर। आयंस है क्या चीज़, कितने टाइप्स के आयंस होते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। देखिए स्टूडेंट, अभी तक आप एक एटम लेते थे और उसका जो मास होता था, सपोज करो आपने एक कार्बन एटम लिया है ना, तो समझाता हूँ मैं। सपोज करो आपने कार्बन एटम लिया, तो आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका मास आप लोग 12 पुट कर दीजिए। या आपने क्लोरीन एटम लिया, इसका मास एटॉमिक नंबर होता है 17, मास होता है 35.5, ये रख देते। ये स्टूडेंट कहलाता है एटॉमिक मास। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की, कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। तो मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज रिलेटिव, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। यानी कि इसको मास ऑफ कार्बन 12 से कंपेयर्ड करके इसके मास को कैलकुलेट करते हैं। जरूरी ये नहीं कि कार्बन 12 लिखा हमने इधर, एक यूनिट ले लिए कार्बन 12। आपको इतना समझना है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। चलिएगा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है आपको। तो मेरे साथ हेडिंग लगाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, आज का यही हमारा टॉपिक है और आयंस वाला टॉपिक आज ख़त्म करेंगे हम। तो कैलकुलेशन कैसे करते स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर का, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मैं बता चुका हूँ। मॉलिक्यूलर की मास की बात आई है तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा, कोई ना कोई हमें मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड ले लें या मॉलिक्यूल्स ले लें, उसका मास कैलकुलेट करें। अदरवाइज पहले मैं मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ स्टूडेंट। मॉलिक्यूल लिया मैंने, सपोज करो O2 मॉलिक्यूल ले लिया। अब भाई इसका मास क्या होगा, कुछ सोचिए। एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 होता है, ये तो बात याद है ना, मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका मास कितना होता है 16। एक फॉर्मूला ही मैंने बताया था आपको मास कैलकुलेट करने का, 2n+1 और 2n। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल लिया गया, एक मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है यहाँ पर, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की। तो एक सिंगल एटम का मास होता है 16, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 2। तो भैया क्या करेंगे आप लोग, 16 × 2 कर दीजिए, 32 ग्राम। मास कितना आ गया 32 ग्राम। क्या क्लियर है। कभी कभी क्या होता है, बुक में लिखा रहता है 32 यूनिट, 32 यूनिट भी लिखा रहता है, तो आप यूनिट लिख देंगे तो वो भी गलत नहीं है, वो भी 32 यूनिट लिख दें या 32 ग्राम लिख दें। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अब देख ले थोड़ा सा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात कर ले हम। जैसे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड मैंने बात की, H2O का मास कैलकुलेट कीजिए आप। ये मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है ना, 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास भी 1 होता है, 1:2। यहाँ पर कितने 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स दिए गए हाइड्रोजन के, 2 प्लस यहाँ सबके साथ जितने भी ऑक्सीजन है, हमारा हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कुछ भी दिया गया है स्टूडेंट,
तो आप उसके साथ ऐड करते चले जाएंगे, प्लस होगा सबका मास। ओके, यहाँ देखते हो ऑक्सीजन का मैंने ये बताया कि इसका होता है 16, यहाँ पर 2 + 16 इसका मास कितना हो गया 18 यूनिट या 18 ग्राम। अब मास को ग्राम में रखते हैं, मॉलिक्यूलर मास को किसने रख दिया, यूनिट में रख दिया, या आप इसको ही मास को ग्राम में या इसको ही ग्राम में रख सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन या कोई कंडीशन नहीं रहती है ज़्यादा, ठीक है। और देख लेते हैं एक आध दो एग्जाम्पल, जैसे मैं इसमें बात कर लूँ आपसे C12H22O11। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसका मास निकालने के प्रयास करें आप, इसका मास कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है मास। बहुत सारे एग्जाम्पल कर लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया है, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया है। कर रहे हैं आप लोग वीडियो को पॉज करके? चलिए मैं कर रहा हूँ। तो कार्बन का मास देखिए, यहाँ पर कार्बन 12 लिखा है ना, तो कार्बन का मास 12 के इसकी रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो कार्बन का मास कितना हो गया 12:12, 12 मॉलिक्यूल्स दिए गए इसके, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1:22, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 × 11। अब भाई इसको कैलकुलेट कर लेना, यही इसका मास यूनिट में आ जाएगा। कैलकुलेशन तो आपको आती होगी ना, 12 12 12 144, 22 16 ऐसे कुछ कर लेंगे ना आप, है ना, 71 ऐसे ऐड कर लेना इसको। देखते हैं नेक्स्ट। और जैसे सपोज करो हमसे मास पूछ लिया, मॉलिक्यूलर मास, बात आ गई कि अब निकालिए H2SO4 का। तो H2SO4 का क्या निकलेगा मॉलिक्यूलर मास? बड़ा सिंपल है मॉलिक्यूलर मास निकालना। आपको एटॉमिक मास आ रहा है तो आप मॉलिक्यूलर मास आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कन्फ्यूज़न वाली बिल्कुल बात नहीं है, ना कन्फ्यूज़ होना है आपको। यहाँ देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 मॉलिक्यूल्स लिए गए तो 2 पुट कर दिए मैंने, प्लस सल्फर का कितना होता है 16 एटॉमिक नंबर होता है, 32 इसका मास नंबर होता है, तो 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है ये बताया 16 × 4, 2 + 32 + 64, इसको ऐड कर लेना, आंसर आ गया। क्या मास निकालना क्लियर हुआ? या मास निकालने में किसी को डाउट हो रहा है अभी? यस या नो? नहीं हो रहा है ना? किसी का ही मास पूछा जाए तो उसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आयंस। पहले अब क्या पढ़ना था मॉलिक्यूलर मास, इसके बाद बात कर लेते हैं हम आयंस की। तो आप 10 बार अपने आप से मॉलिक्यूलर कंपाउंड लिख लीजिए और उसके मास निकालना स्टार्ट कीजिए। क्लियर है? लिखेंगे आप लोग या मैं लिख दूं? चलिए मैं लिख दे रहा हूं, उसको आप बार बार करेंगे आप। पहला है हमारा HNO3, Na2SO4, MgCO3, और ले लेते हैं ZnS। इसके बाद बात कर लेते हैं K2SO4। स्टूडेंट सब सॉल्ट ले रहा हूं मैं, यहाँ कुछ एसिड हैं कुछ हमारे सॉल्ट हैं। इसके बाद बात कर लेता हूं मैं NaOH, C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम सल्फेट, जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और HNO3 नाइट्रिक एसिड। और लिख देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। इसके बाद एक और लिख लीजिए आप K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसमें क्या करना है आपको, इन सब के मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि किसका आपको नहीं बना है। अगर सबके बन गए तो आप उसको जरूर भेजिएगा। इसको नोट किए जल्दी से, फिर चलते हैं आयंस पर। साफ कर दें इसको। नोट कर लिया? चलिएगा, काम करेंगे आप बराबर और नोट्स ज़रूर बनाते जाएं अपनी, बहुत अहमियत होती है स्टूडेंट नोट्स की।
स्टार्ट करते हैं आयंस। आयंस क्या है? आयंस की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट? आयंस इज एन पॉजिटिवली और नेगेटिवली एटम, या कहते हैं चार्ज एटम। एन आयन इज एन पॉजिटिवली, या कहते हैं एन आयन इज अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम। क्या होगी इसकी डेफिनेशन? एन आयन इज अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम। ये डेफिनेशन उसकी। यानी कि आयंस वो होते हैं जिस पर कोई पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो, वही तो आयंस है ना स्टूडेंट। आयंस क्या है? जिस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो उसी को बोल देते हैं आयंस हम। तो आयंस हमारे दो तरीके होते हैं स्टूडेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस। टाइप्स ऑफ आयंस दो तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अब स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कैटायन, इसको बोल देते हैं कैटायन, इसको बोलते हैं एनायन। क्लियर है बात? पॉजिटिव चार्ज कैटायन और नेगेटिव चार्ज एनायन। चलिए तो बात कर लेते, पहले हेडिंग लगाएंगे मेरे साथ। आ पॉजिटिवली चार्ज आयन, आ पॉजिटिवली यहाँ बी कर लें आप, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन is known as cation। देखिए थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन क्या होगी। आ कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द, आ कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, वन और मोर इलेक्ट्रॉन। सुनो इधर अच्छे से, मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक। अच्छा, क्या बनते हैं कैटायन, कब बनते हैं? कैटायन और एनायन में क्या फ़र्क होता है? कैटायन तो स्टूडेंट तब बनते हैं जब कोई एटम, जब कोई एलिमेंट अपने अंदर से जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करा दे, कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा दे भाई, जितने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से लूज कराया उतने उस पर पॉजिटिव चार्ज, है ना। उसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करा दे भाई तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको दाता बोलते हैं, यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उस पर नेगेटिव। आखिरकार ऐसा क्यों करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज और इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज और इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब ये है, दुनिया की सारी चीज़ें ये चाहती हैं कि हम स्टेबल हो जाएं। क्या चाहती हैं? स्टेबल हो जाएं। तो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज और इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है भाई, ताकि स्टेबिलिटी मिल जाए। आप भी चाहते होंगे कि हम स्टेबल हो जाएं, हमें कोई काम ना करने पड़े, है ना। तो पढ़ाई करिए आप, पढ़ाई करने के बाद अच्छी सी जॉब मिलेगी, और जॉब मिलने के बाद स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है। देखेंगे तो मैंने बोला आ पॉजिटिवली चार्ज
पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नॉन एज कैटायन, उसको कैटायन बोल देते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या, आ कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। कैटायन तभी बनता है जब वो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को या दो इलेक्ट्रॉन को या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। समझते हैं कैटायंस और एनायंस की कहानी कुछ। तो जितने भी हमारे पास एटम्स हैं, सिंगल स्टेट की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं स्टूडेंट, सब ये बोल रहा हूँ मैं, कुछ सिंगल स्टेट बोलूँगा मैं भी। जितने यहाँ पर एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब के सब न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब उन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें तो उन पर कोई चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें तो उन पर कोई चार्ज आता है। अदरवाइज जो हमारा एलिमेंट है या एटम है वो एक न्यूट्रल एटम की तरह काम करेगा। देखते हैं थोड़ा सा एक एग्जांपल। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, इसमें इधर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ Na का, सोडियम का। तो स्टूडेंट अगर देखा जाए तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है भाई। इसका मास नंबर होता है 23, एटॉमिक नंबर 11, मास का 23। मैंने बताया था 2n+1 करेंगे आप, यस या नो। चलिए, तो यहाँ से अगर देखा जाए कि जो हमारा Na है इसके लास्ट सेल में 281, लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन से भाई। अगर ऐसे स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबल कौन है मैं आपको बता चुका हूँ। स्टेबिलिटी किसको मिली है? इस ग्रुप को देखिए, हेमा, नेहा, ऐश्वर्या, करीना, जीना, देन रवीना। इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं इसको बोलते हैं इनर्ट गैसेस। अरे दूर लिख दिया, मुझे लग रहा दिख नहीं रहा है आप लोगों को, है ना। चलिएगा, अगर इधर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा कैमरे को इधर घुमा लूँ, एक मिनट, बस। चलिए, यहाँ पर लिख दूँ जैसे मैं, हेमा, नेहा, ऐश्वर्या, करीना, जीना, रवीना। ये नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं, इनके पास स्टेबिलिटी होती है। अब थोड़ा सोचिएगा, अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो भाई इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 8 2 10। और यहाँ देखिएगा नियॉन का भी एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10। तो इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके सभी के सभी एलिमेंट इनर्ट गैस के नियरेस्ट जाना चाहते हैं, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नियरेस्ट जाना चाहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को लूज, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। आई होप समझ में आ गई होगी कहानी, अब तो ना बहुत ज़्यादा हो गई है। चलो भाई आ जाते हैं टॉपिक पर वापसी। तो ऐसे अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। अब भाई इधर देखें थोड़ा सा, मैंने बताया सभी एटम न्यूट्रल होते हैं। तो सोडियम को देखें तो सोडियम है, अच्छा एक चीज़ और सीख लीजिए आप थोड़ा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कोई सा भी एटम हो, यहाँ मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब भाई इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, इस बात को समझ लें आप थोड़ा। अगर इस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हैं तो ये न्यूट्रल है भाई। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हैं तो ये न्यूट्रल हैं, अदरवाइज ये न्यूट्रल नहीं है भाई। कंसेप्ट इसका अच्छे से देखना पड़ेगा, अच्छे से कंसेप्ट लेना पड़ेगा, अदरवाइज मैं ऐसे ही लिख दूंगा तो कोई मायने नहीं रखता आपके लिए। आप भी कॉपी में लिख लेंगे, कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। मायने रखता है कि कंसेप्ट कितना देखा आपने, कंसेप्ट कितना कवर किया आपने। तो इधर देखें तो हम कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसका मास नंबर 23 होता है। तो भैया इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं उसके एटॉमिक नंबर के, हमेशा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो भाई इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11। और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 11। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11। जो बचते हैं वो न्यूट्रॉन, जो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रखने के बाद जो बच रहा है वो न्यूट्रॉन। तो देखिए गौर से कितने बच रहे हैं। 11 तो 11 इसके साथ गया, 11 इसमें से गया, तो बचा कितना? 12। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे निकालते हैं। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इधर देखा जाए तो इस सोडियम एटम पे हम कहें न्यूट्रल है, क्यों? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन है वो कितने? 11,
इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11 जो कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जो कि, और इस पर प्रोटॉन भी कितने हैं, प्रोटॉन है 11 जो कि पॉजिटिव चार्ज है। तो ओवरऑल निकाल रहे हैं इसका हम, ओवरऑल कितना निकलेगा 0, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल एटम है भी। अब भाई सोडियम ने क्या किया, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। जब अपने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला उसने तो बन गया Na पॉजिटिव। क्या बन गया, पॉजिटिव, नॉट अ पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्या बना, पॉजिटिव। ओके, अच्छा आप थोड़ा चेक करें भाई, जिस किसी एटम पर, कंसेप्ट सीखते जाएं आप, जिस किसी एटम पर जितने पॉजिटिवली चार्ज लगा है, जितने पॉजिटिवली चार्ज लगा है, उसने अपने अंदर से उतने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। वंस अगेन, जिस किसी एटम पर जितना पॉजिटिवली चार्ज लगा है उसने उतने इलेक्ट्रॉन को लूज किए हैं, और जिस किसी एटम पर जितना नेगेटिवली चार्ज लगा है उसने उतने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। क्लियर बात। चलो देखते हैं अभी यहां पर निकल के आ जाएगा भैया इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इस पर, इलेक्ट्रॉन इसने एक लूज कर दिया है क्योंकि पॉजिटिव आ गया है, इलेक्ट्रॉन हो गए 10 जो कि नेगेटिव है। प्रोटॉन कितने हो गए स्टूडेंट इस पर 11, जो कहते हो क्योंकि उसने प्रोटॉन तो लूज ही नहीं किया भाई। अब आप लोग सोचोगे सर इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन्स भी जाएगा, नहीं जाता यार, कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ कोई चला जाए, ऐसा नहीं होता हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो क्या बच रहा, 11 प्लस के 10 माइनस के, तो 1 प्लस का बन रहा है जो कि इस पर आ गया है, जो इसका इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि पॉजिटिव आया। तो कैटायंस इस तरीके से बन जाते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कैटायंस की कहानी, क्योंकि कैटायंस की कहानी अगर आपको क्लियर है तो आप एनायंस की कहानी बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगी। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, किसी का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, और सभी चीज़ें नोबल गैस के नियरेस्ट जाना चाहती हैं। अच्छा बच्चे सोच रहे हैं सर एक आध और इसका एग्जाम्पल करवा दीजिए, चलिए भाई इसको नोट कीजिए, एक एग्जाम्पल और करवा देते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसका एक एग्जाम्पल, है ना। जल्दी से नोट कीजिए इसको। अच्छा चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट। एग्जाम्पल में देख लूँ, एग्जाम्पल में मैं mg को ले लूँ भैया, mg को, तो आपको पता है mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, इसका 12, मास नंबर 24, मास नंबर 20। थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया है ना, आप बड़ा बड़ा लिख दीजिए सर, आप लोग सोच रहे होंगे mg 12 24 ऐसे ही होता है ना। चलिए मैं इधर देखता हूँ, तो mg का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया तो मैंने क्या आया 282, क्या निकल के आया 2। अब भाई mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद डबल पॉजिटिव बनाएगा। ये तो बात मैं बहुत अच्छे से कंसेप्टली बता चुका हूँ कि जिनके लास्ट में 1 2 3 होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेंगे, जिनके लास्ट में 5 6 7 होंगे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेंगे। दैट इज क्लियर। यहाँ देखें भैया बनाते हैं थोड़ा सा, mg ये न्यूट्रल अभी, इस पर इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन 12 होंगे जो कि नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन भी कितने होंगे स्टूडेंट, प्रोटॉन 12 होंगे जो कि पॉजिटिव चार्ज है। अब इसने अपने अंदर से इधर निकाला तो ओवरऑल आया 0, ओवरऑल कितना आया 0। यहां से उसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, निकाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो बन गया mg डबल पॉजिटिव। अब भाई यहाँ mg डबल पॉजिटिव बना तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन, ये लिख दे रहा हूँ सिर्फ मैं अभी यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके, कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन 10, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसने जो कि नेगेटिव चार्ज हैं। प्रोटॉन कितने होंगे 12 जो कि पॉजिटिव चार्ज हैं। ओवरऑल क्या आया डबल पॉजिटिव निकल। कहानी क्लियर हो गई है। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा।
एक और हमें इसके बाद बताया मैंने नेगेटिवली चार्ज एटम। नेगेटिवली चार्ज एटम को भी देख लेते हैं। तो इसी में थोड़ा सा कहानी में इसी को लिख देते हैं यहाँ पर, आर नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एनायन, अब भैया वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन। एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब गेन करेगा तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, एनायन इज फॉर्म्ड बाई द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। तो करेंगे क्या इसमें करेक्शन थोड़ा, एनायन इज फॉर्म्ड बाई द दिख रहा है ना आपको साफ साफ, फॉर्म्ड बाई द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। भैया गेन करते कौन कौन है, जो कि नॉन मेटल्स होते हैं। वो नॉन मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं वो क्या हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की कहानी भी आपको आनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसमें। मैंने सपोज करो एग्जाम्पल में ले लिया Cl को ले लिया। अब अगर Cl को देखा जाए तो Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्या होता है, 17। भैया एटॉमिक नंबर पर ज़्यादा फोकस कर लेंगे आप तो आप फिर मास नंबर बन जाएगा, आपको मास नंबर मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं ना। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल जाएंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं नियरेस्ट करीब किसके पास कौन जाएगा, कौन लेगा। इसका 17 होता है। अगर हम इसको देखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 287। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा इसका, यस। चलें, अब देखा जाए तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन में मार्कर मेरी धोखा देती है हमेशा। क्लोरीन में यहाँ पर जो देखा है इसका इलेक्ट्रॉन कितने होंगे क्लोरीन के पास। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसको तोड़ दें, अभी बाद में तोड़ दे रहे। इलेक्ट्रॉन 17 जो कि नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन भी कितने होंगे इस पर, 17 जो कि 17 है, ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ दोनों मिलके क्या बन गया, ओवरऑल 0। ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है, अभी न्यूट्रल है। मैंने बताया था प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक मॉलिक्यूल, प्रत्येक कंपाउंड एक न्यूट्रल रहते हैं। कैसे रहते हैं, न्यूट्रल। थोड़ा सा देखें, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो +1 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्योंकि इसके लास्ट सेल में कितने हैं, इसके लास्ट सेल में 7, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl नेगेटिव, ठीक है ना भाई। अभी मत सोचना कि Cl ऐसे नहीं लिखा जाता, Cl को हम सिंगल स्टेट में लिखते, बात हकीकत है Cl2 की स्टेट में लिखेंगे और चीज़ को सीखेंगे, अभी समझेंगे। Cl का भी ऐसा नहीं लिखा मिलेगा आपको, Cl हमेशा Cl2 के फॉर्म में मिलेगा। तो Cl के दो मॉलिक्यूल्स आपस में आके चिपक जाते हैं, चिपकने के बाद Cl2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर देते हैं। चलिए देखते हैं, तो क्या बन गया Cl, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसने गेन कर लिया है भैया, तो क्या होगा 18 इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव चार्ज। इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, अभी लिया है, तो 18 हो गए इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स ज्यों कितना हूँ, प्रोटॉन ज्यों कितना हूँ, यानी कि 17, ये पॉजिटिव चार्ज होंगे। ओवरऑल क्या हो गया, -1 चार्ज। तो इस तरीके से हम कैटायन और एनायन की कहानी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको कैटायंस और एनायंस की कहानी समझ में आ गई होगी। तो कैटायंस और एनायंस के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे आयनिक कंपाउंड्स कौन कौन से बनते हैं ना। आयनिक कंपाउंड्स हैं क्या चीज़, इसके बारे में डिस्कशन होगा। और आयनिक कंपाउंड्स के बाद एक बढ़िया सा प्यारा सा एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक लेके चलेंगे, केमिकल फार्मूला।
काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है केमिकल फार्मूला। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसा ही मैं फार्मूला लिख दिए थे, यहाँ पर लिख दूँ कोई फार्मूला आपको लिख थे Na2SO4, तो भाई कैसे बना है ये ना। अभी भी आप लोग सोचोगे मास, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने को दिया ना मैंने, तो आप उसमें ये सोच रहे होंगे कि फार्मूले आए कहाँ से हैं, कैसे फार्मूले बने। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करें, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन होगा आपका केमिकल फार्मूला एंड आयनिक कंपाउंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।